हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम विजुअल। बच्चों इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ एसिड। पूरा सब कुछ एसिड इसमें कवर होगा, जिसमें जो भी अल्कोहल के डेरिवेटिव हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए, सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए, सब कुछ ओवरऑल कंपैरिजन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, जो भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे हम, और ऑर्गेनिक एसिड होंगे तो उन ऑर्गेनिक एसिड से क्या क्या मिलेगा, और ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगा, कौन सा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसके साथ साथ कौन सा इफेक्ट है जो कि बेंजोइक एसिड के केस में लगते हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट को लेके, बेंजोइक एसिड में कब इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, कब डिक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। और बच्चों इस वीडियो को देखते टाइम तुम लोग क्या करो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जो मैं बोल रहा हूं साथ में लिखते जाओ, ताकि वो एक साथ में ही तुम्हारा नोट्स भी बन जाए। तो चलो बच्चों इस वीडियो को अब स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, पहले एक ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है वो देखते हैं। अगर कोई भी एसिड है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ H+ आयन डोनेट करता होगा एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि कोई एसिड अगर है तो वो H+ आयन डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी, दोनों थ्योरी के हिसाब से। तो अगर मैं एक जनरल एसिड लिख रहा हूं Ha, ये क्या है, एक एसिड है। इस एसिड के पास ये जो है हाइड्रोजन, ये कोई नेगेटिव पार्ट है, ये अगर डिसोसिएट कर रहा है तो ये क्या देगा, H+ देगा एंड A नेगेटिव देगा। ये क्या था, एसिड था। ये है प्रोटॉन, निकल गया, ये निकल गया प्रोटॉन। प्रोटॉन निकलने के बाद जो रेस्ट पार्ट बचा उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ये एक एसिड या एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, एसिड डिसोसिएट होके प्रोटॉन दे रहा है, उसके साथ साथ कंजुगेट बेस दे रहा है, इसीलिए इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। उस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka से डिनोट करते हैं। और हम इक्विलिब्रियम पढ़ चुके, इक्विलिब्रियम पे हम पढ़े कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि H+ आयन कंसंट्रेशन A- कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha कंसंट्रेशन। यानी कि ये Ka डिसाइड करेगा उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कंपाउंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka। अब देखो ये Ka वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि सॉरी जब तुम्हारा क्या होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से। यानी कि इसका वैल्यू अगर ज्यादा हो रहा है तो Ka का वैल्यू भी ज्यादा होगा। इसका वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा, कौन डिसाइड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। इसका स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि ये जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा। यानी कि अगर कोई एसिड है, उस एसिड का जो कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के साथ, जो कि ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया। सो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करने से क्या हो जाएगा, Ka का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, Ka का वैल्यू ज्यादा मिलेगा। अगर Ka का वैल्यू ज्यादा मिला तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, एसिड से क्या बनेगा, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, यानी कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड है उसमें न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होता है तो हमें पता है ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डिसाइड करेगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ या Ka का वैल्यू निकाला गया, देखा कॉम्प्लेक्स नंबर सब आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 5.8 टू द पावर इनटू 10 टू द पावर समथिंग आ रहा है, बहुत लेंदी वैल्यू आ रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल फैक्टर बोल रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर को याद रखना मुश्किल है, इसलिए इसको इजीली लिखने के लिए और इजीली याद रखने के लिए एक नया वैल्यू निकाला गया जो कि है pKa वैल्यू। एंड वो pKa क्या होता है, pKa होता है बच्चों नेगेटिव लोगरिथम ऑफ K। जैसे बच्चों तुम्हें
हमें पता है pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, वैसे ही pKa निकाला गया। तो ये जो लंबा बड़ा वैल्यू था Ka का, उसको शॉर्टली लिखने के लिए pKa वैल्यू लिखा गया। अब ये नेगेटिव में है, क्या दिख रहा है सबको, यानी कि अगर Ka वैल्यू बढ़ेगा तो pKa वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चों सब कुछ समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई एसिड है, उसके रेस्पेक्ट में कंजुगेट बेस बन रहा है, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि Ka के साथ, व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, यानी कि pKa वैल्यू जितना कम होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है तो वो क्या देगा, H प्लस आयन देगा, उसके साथ साथ एक कंजुगेट बेस बनाएगा। वो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ही मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करेगा क्या उस करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा। ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब आओ देखो फिनॉल में क्या क्या इफेक्ट लगते हैं और कौन से इफेक्ट ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। सपोज मैं कोई एसिड लिख रहा हूं, ये एसिड किस में कन्वर्ट हो गया था, कंजुगेट बेस दैट इज A- में कन्वर्ट हो गया था। अब देखो इस A ग्रुप के साथ बहुत सारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं, तो वो ग्रुप भी डिसाइड करेंगे उस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को। यानी कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज अपने अंदर स्टेबल कर पा रहा है ये, तो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। इसीलिए अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए और इसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, तो वो कंजुगेट बेस को स्टेबल या अनस्टेबल करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, चाहे वो मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है यानी कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं कंपाउंड के अंदर। अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड के अंदर स्टेबल है तो कंजुगेट बेस स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये लोग बढ़ा देते हैं। यानी कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। अगर कोई एसिड के साथ कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चाहे वो प्लस M के थ्रू डोनेट कर रहा है, चाहे वो प्लस H के थ्रू डोनेट कर रहा है, चाहे वो प्लस I के थ्रू डोनेट कर रहा है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। यानी कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। यहां पे और बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। अगर कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ओनली देखना हो, अगर कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ओनली देखना हो तो तुम्हें DNP रूल लगाना पड़ता है। DNP मतलब क्या, डिस्टेंस नंबर एंड पावर रूल लगाना पड़ता है। DNP रूल लगा के तुम लोग डिसाइड कर पाओगे कि उस एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या हो रहा है। ये जनरली इंडक्टिव इफेक्ट में तुम्हें पढ़ाया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी भी कंजुगेशन दिख जाए, कंजुगेशन है और मेसोमेरिक के थ्रू कंजुगेशन है, सिस्टम एरोमेटिक के मेसोमेरिक के थ्रू कंजुगेशन है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं होता है। इन मेटा पोजीशन मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट ऑपरेटिव। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। पहले देखे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट। नेक्स्ट देखे इंडक्टिव में डिस्टेंस नंबर पावर लगाना है। कंजुगेशन अगर है मेसोमेरिक दिख रहा है तो मैं मेसोमेरिक मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, बट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे लग जाएगा। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे मेसोमेरिक लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इफेक्ट डिसाइड करेंगे, बहुत सारे इफेक्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे मूव करेंगे। आगे मैं सब कुछ इफेक्ट बताऊंगा जो भी फिनॉल के केस में हो रहा है, जो भी बेंजोइक एसिड के केस में हो रहा है। नोट कर लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं फिनॉल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं, फिनॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल दूंगा, उसके बाद हम मूव करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, फिनॉल डेरिवेटिव्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में। तो
अगर फिनॉल को हम अच्छे से देखेंगे बच्चों, ये फिनॉल के केस में क्या हो रहा है, फिनॉल डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन, H+ डोनेट करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे के ये हमारा एसिड है, ये हमारा कंजुगेट बेस है, ठीक है। ये कंजुगेट बेस क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यस तुम लोग बोलोगे यस। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इस कंपाउंड में, यानी कि कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर हो गया फिनॉल का। अगर ये फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये पॉइंट भी तुम लोग नोट करके लिख सकते हो। अगर फिनॉल है, इस फिनॉल के रेस्पेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनॉल, एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनॉल, एज कंपेयर टू फिनॉल हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। वैसे ही अगर अल्कोहल के केस में देखेंगे, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH, ये डिसोसिएट होगा तो RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव लगेगा। ध्यान से सुनना, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दीज आर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, यानी कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट लगा रहा है तो वो क्या करेगा, कंजुगेट बेस को अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल होगा तो करस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, फॉर्मूला लिख रहा हूं RCH2OH है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ROH है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ROH ये एक टर्शियरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दो अल्काइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तीन अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी कंजुगेट बेस को। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। ये पॉइंट भी ध्यान रखना बच्चों। और ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनो, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और Ka का वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा। अगर Ka का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल है, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वो H+ को अपने तरफ खींचेगा। अपने तरफ अगर खींच रहा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है Ka क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, Ka वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। Ka वैल्यू डिक्रीज किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। ये हो गया अल्कोहल के केस में। बस एक पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि जो वाटर होता है दैट इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वाटर से एंड वाटर का ज्यादा होता है अल्कोहल से। इस अल्कोहल में भी 1 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से। ये तीनों पॉइंट तुम लोग ध्यान रख सकते हो। ये हो गया फिनॉल के केस में। एक और स्पेशल इफेक्ट लगता है फिनॉल के केस में, अगर कभी भी बच्चों तुम्हें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिख जाए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिख जाए, ध्यान से सुनो, यहां पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नो डाउट ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या है, एक -M ग्रुप है, प्लस -I इफेक्ट दोनों दिखा रहा है। बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से यहां से H+ निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। उस पॉइंट पे आऊंगा डिटेल्स में कि क्या क्या हो रहा है यहां। फिनॉल का केस में भी इतना। उसके बाद आओ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि बच्चों को ज्यादातर समझ में नहीं आता है। किसमें, बेंजोइक एसिड के केस में, कि कब ऑर्थो इफेक्ट लगाना है, ऑर्थो इफेक्ट लगने से क्या होता है, कैसे ऑर्थो इफेक्ट लगता है, वो सारा पॉइंट अब डिस्कस करूंगा। यानी कि ये नोट करने के बाद मूव करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में।
ध्यान से सुनो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन होता है डिसोसिएशन के बाद, यानी कि अगर RC डबल बॉन्ड OH है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डिसोसिएट होके क्या देगा? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ ऐसा, यानी कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ये रेजोनेंस में इस ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है, इसलिए इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा, नो डाउट क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, पहले से देख चुके हैं। कंजुगेट बेस को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओनली इंडक्टिव के बेसिस पे देख रहे हो तुम लोग, तो DNP रूल लगा देना। क्या लगा देना? डिस्टेंस नंबर पावर लगा देना। डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू नंबर, नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज कंपेयर टू पावर। अगर डिस्टेंस नंबर सेम हो गया तो पावर के पास जाओगे। ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम बेंजोइक एसिड के केस में देखें बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ये बेंजोइक एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा? बेंजोएट आयन देगा, नो डाउट। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है क्या? ध्यान से सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई एसिड है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं CH3COOH, एलिफेटिक एसिड है, ये डिसोसिएट होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव देगा प्लस H पॉजिटिव देगा। एंड यहां पे लिखा भी हूं मैं कि PHCO3H PHCO2H यानी कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उससे। ऐसा क्यों? फर्स्ट फैक्टर ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों। देखो बच्चों ध्यान से एक बात, ये जो कार्बन है कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन होने के बाद ये जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन करने के बाद जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा तो स्टेबल कार्बन स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा। इसीलिए जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है एलिफेटिक एसिड से। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं फॉर्मिक एसिड को यहां पे रख दूं तो फॉर्मिक एसिड में कोई इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें दो इफेक्ट लगेगा। क्या क्या? पहले तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसके साथ सेकेंड और इफेक्ट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करेगा थ्रू रेजोनेंस। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यानी कि ये बेंजीन रिंग क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। ध्यान से सुनो, 2 पॉइंट। अगर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले देखना जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है कार्बोक्सिलेट ग्रुप वो sp2 है या sp3 है या sp है। अगर sp है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर sp2 है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम, अगर sp3 है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम। पॉइंट नंबर 2, यहां पे बेंजोइक एसिड के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है कार्बन का, जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलेट आयन लगा हुआ है, उसके साथ साथ और एक इफेक्ट लग रहा है यहां पे, क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट बेंजीन रिंग, जो कि थोड़ा बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी कर रहा है। बट ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल पीके वैल्यू से ये पता चला कि बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एसिटिक एसिड से और करेस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एसिड से। अब बेंजोइक एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में मैं कुछ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लगाया, उससे क्या फर्क आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, क्या चेंजेस आएगा कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी में, वो देखो। पहले क्या था, ये जो बेंजीन रिंग था, इस बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलेट आयन जो अटैच था, ये कार्बोक्सिलेट आयन को बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन दे रहा था। ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत डिक्रीज कर रहा था इसके केस में। अगर मैं कुछ भी करके ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्टॉप कर दूं या रोक दूं तो क्या हो जाएगा, एक स्पेशल लग जाएगा इफेक्ट।
क्या लग जाएगा कि कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो डिक्रीज कर रहा था ना एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ये डिक्रीज कर रहा था, कोई ग्रुप ऐसा लगा दूं मैं जो कि इस रेजोनेंस को स्टॉप कर देगा, तो वो क्या कर देगा, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। यानी कि इसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आ रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट के पास। अगर बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में मैं कोई ग्रुप ऐसा लगा दे रहा हूं जो कि एक बल्की ग्रुप है, जो कि एक क्या है, बल्की ग्रुप है। ये मे भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो एच ग्रुप हो सकता है। ये बल्की ग्रुप होगा तो ये बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे लगना चाहिए। ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप है, इस बेंजोइक एसिड के साथ रिपल्शन करने लगेगा। कैसे करेगा, स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगा तुम्हें। रिपल्शन अगर करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पे जो पैरेलल ऑर्बिटल्स थे जिनका ओवरलैपिंग पॉसिबल हो रहा था, कंजुगेशन जिसमें था, अब ये पैरेलल ऑर्बिटल अपने आप को रोटेट कर देंगे। यानी कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन था इस प्लेन से रोटेट होके आ जाएगा परपेंडिकुलर प्लेन में। पहले एक प्लेन में था, ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा था ये रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा। ये रेजोनेंस थोड़ा बहुत स्टॉप तो नहीं हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। इसी को ही हम नाम देते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको, स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन टू रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस का नाम दिया जाता है। यानी कि रेजोनेंस जो पहले पॉसिबल हो रहा था वो रेजोनेंस इनहिबिट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन बल्की सब्स्टिट्यूएंट। कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर हो गया। और इसी को ही नाम दिया जाता है बच्चों ऑर्थो इफेक्ट बोल के, इसी को ही नाम दिया जाता है ऑर्थो इफेक्ट बोल के। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जबरदस्त समझ में आएगा उससे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो बच्चों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। देखो बच्चों, ये था बेंजोइक एसिड। ये क्या था, एक बेंजोइक एसिड दिख रहा होगा नो डाउट। ये कार्बन जो है वो ब्लू वाला, ये भी ब्लैक वाला कार्बन है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा होगा, ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड। अब बेंजोइक एसिड था, ये बेंजोइक एसिड में ये H+ रिलीज हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट आयन फॉर्मेशन हो गया। ये बेंजोएट आयन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसमें एक डबल बॉन्ड है, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये जो कंजुगेट बेस बना, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है वो ऊपर तो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, उसके साथ साथ इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट नंबर 2, और एक इफेक्ट इसको डिस्टर्ब कर रहा था, दैट इज रेजोनेंस। क्या होता है, ये जो कार्बन के पैरेलल p, ये p ऑर्बिटल है यहाँ पे, इस कार्बन के p ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो ये कंजुगेशन में आ सकता है। अब क्योंकि इसके p ऑर्बिटल इसके साथ पैरेलल थे तो ये कंजुगेशन में आ सकता है। अगर कंजुगेशन हुआ, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस के वजह से क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये जो H इधर उधर घूम रहा था इजीली, ये इधर उधर नहीं घूम के इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्ट होकर रह जाएगा तो रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। Ka का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव चार्ज को इस रिंग में ही रखूंगा, यानी कि अगर यहां पे ही ये बिजी रहेगा तो ये H+ बाहर फ्रीली घूम सकता है, और ये इजीली घूमेगा तो H+ आयन बढ़ेंगे, H+ आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मैं क्या क्या इस बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में अब क्या कर रहा हूं, इस बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में कोई ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप ले आ रहा हूं, और यहां पे मैं एक बल्की ग्रुप सपोज मिथाइल ग्रुप लेके आ रहा हूं। मिथाइल ग्रुप ले आया, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। कौन से पोजीशन पे लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये बेंजोइक एसिड था, पहले रेजोनेंस था, इलेक्ट्रॉन डोनेशन था, अनस्टेबिलिटी थोड़ा बहुत आ रहा था कंजुगेट बेस में। उस अनस्टेबिलिटी को स्टॉप करने के लिए मैं क्या किया, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब देखो क्या ये स्पेस में बहुत ज्यादा क्लोज है, ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा।
और ये रिपल्शन को स्पेस में मिनिमाइज करने के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप को ऐसे रोटेट कर देगा। ऐसे रोटेट करने से क्या हुआ देखो बच्चों, पहले ऐसा था, ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल पैरेलल थे जो बेंजोइक एसिड के केस में भी मैं दिखाया था, जिसके वजह से ये रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबल हो रहा था। इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी कि अनस्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट बेस, अनस्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये अपने आप को ऐसे रोटेट कर दिए स्पेस में। अब रोटेट करने के बाद देखो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये रेजोनेंस अब पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो p ऑर्बिटल ऐसे थे और यहां पे जो p ऑर्बिटल ऐसे थे, अब पैरेलल नहीं रहे। जब जब पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे तब तक कंजुगेशन को फेवर नहीं होगा रेजोनेंस, यानी कि कंजुगेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस तब, यानी कि रेजोनेंस स्टॉप हो गया। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट अगर स्टॉप हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन हो रहा था वो बहुत ज्यादा स्टेबल था। ये H+ जो निकला है वो इजीली फ्रीली घूम सकता है, बहुत ज्यादा H+ निकल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा था इसीलिए ये अट्रैक्ट हो रहा था। अब तो अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि H+ इजीली रिमूव हो सकता है। रिमूव होने के बाद जो कंजुगेट बेस है वो भी ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए कभी भी अगर बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जनरली हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, ये चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा यानी कि जब जब SIR इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तब तब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमेंट करके जरूर बताना बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहां पे मैं ये चीज लिख रहा हूं, अगर कभी भी ऑर्थो इफेक्ट दिख जाए, ऑर्थो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि Ka वैल्यू विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्थो इफेक्ट कब लगेगा? ओनली बेंजोइक एसिड या सल्फोनिक एसिड के केस में, जब उनके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तब ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट एक मेजर फैक्टर था जो कि बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा था तो जनरली तुम्हारा क्या हो रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रहा था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑर्थो इफेक्ट के बाद और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। वो फैक्टर क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। और ये जनरली तुम लोग को बेंजोइक एसिड के केस में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बच्चों जेई में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, नीट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 2016, 2018, 2022 में सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सब में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है इसी ऑर्थो इफेक्ट से रिलेट करके। ऑर्थो इफेक्ट से रिलेट करके ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। पहले क्या बोल रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कौन डिसाइड करेगा, Ka वैल्यू। Ka इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो Ka वैल्यू ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमेशा Ka वैल्यू बढ़ेगा, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो Ka वैल्यू डिक्रीज करेगा। Ka वैल्यू डिक्रीज कर रहा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया। बेंजोइक एसिड के केस में और एक इफेक्ट भी लगता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कभी भी तुम लोग को बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप दिख गया, OH ग्रुप दिख गया, तो ये क्या करेगा, जो कंजुगेट बेस बनाएगा वो कंजुगेट बेस कुछ ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे OH। तो ये कंजुगेट बेस के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ये तो कंजुगेट बेस को स्टेबल कर रहा है, कंजुगेट बेस को स्टेबल कर रहा है। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, जेईई एडवांस में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिया गया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगा दिया, एक इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल एक OH ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, एक लगाया है मेटा पोजीशन पे, एक लगाया है मेटा पोजीशन पे, एक लगाया है पारा पोजीशन पे। ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो बच्चों, इजीली जेईई एडवांस का क्वेश्चन तुम लोग लगा सकते हो। हमें पता है अगर कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे या पारा पोजीशन पे OH ग्रुप लगाए तो OH ग्रुप क्या शो करता है, +M इफेक्ट, +M लगाएगा।
अगर मेटा पोजीशन पे लगाया, मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक नहीं लगता है, तो ये कौन सा लगेगा, ओनली माइनस आई। यहाँ पे प्लस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, बट प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से, प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से। पहले सारा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर जितने भी पॉसिबल कंपाउंड है सबका एक्सपेरिमेंटल डाटा भी लिख दूंगा, उसके साथ साथ तुम लोग को कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे दो दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि यहां पे बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन, बेंजोएट आयन फॉर्मेशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे घूमेगा, यहां पे माइनस ऑफ, यहां पे माइनस ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज था जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैं दोनों में। इस साइड में भी OH ग्रुप है, इस साइड में भी OH ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल करेंगे दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस कंपाउंड का हो जाएगा, 1 का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा कंजुगेट बेस के केस में, उसके बाद 2। नो डाउट ये भी प्लस एम लगाएगा, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद ये लगा रहे हैं माइनस आई, ये लगा रहा है प्लस एम। मैं बताया था कि जितने भी डोनेटिंग इफेक्ट्स होंगे डिस्टेबलाइज करेंगे किसको, अनस्टेबल करेंगे कंजुगेट बेस को, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। इसलिए इसके बाद ये मेटा वाला आएगा, यानी कि थर्ड वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद आएगा फोर्थ वाला का एसिडिक। ये इजीली कर सकते थे, जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि सब कुछ ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया। अब मूव करते हैं, सब कुछ का एक साथ कंपैरिजन करेंगे, जितने भी एसिड है सबका। यहां पे देखो एक सुंदर सा चार्ट बनाया हूं जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस्ड है, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाता है ज्यादातर तुम लोग का। ध्यान से सुना बच्चों, सल्फोनिक एसिड कब दिख जाएगा तुम्हें, अगर SO3H ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और सल्फोनिक एसिड बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में जो कंजुगेट बेस बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनो, अगर कहीं भी सल्फोनिक एसिड दिख जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये सल्फोनिक एसिड है, ये डिसोसिएट होगा तो सल्फोनेट आयन फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या हो रहा था, देखो ये OH, ये डिसोसिएट करेगा तो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में था, 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये 3 ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसीलिए करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड का। सल्फोनिक एसिड के बाद पिक्रिक एसिड एक कंपाउंड होता है, क्या होता है, पिक्रिक एसिड, जो क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे कंपाउंड में नाम तो एसिड है बट कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता है, ये क्या है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ही होता है, ऐसा कुछ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, ऐसा कुछ कंपाउंड। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है 1, ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, कंजुगेट बेस को स्टेबल करेंगे, कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनका pKa वैल्यू भी देख सकते हो, जो pKa वैल्यू सल्फोनिक एसिड के केस में होता है वो नेगेटिव में होता है, और मैं बताया था कि अगर pKa वैल्यू कम है तो Ka वैल्यू ज्यादा, Ka वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर pKa वैल्यू का कंपैरिजन भी करवा सकता है, तो जो ज्यादा एसिड उसका pKa वैल्यू कम, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड, उसके बाद पिक्रिक एसिड, pKa वैल्यू देख सकते हो, इसका -3, इसका 4, यानी कि सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है पिक्रिक एसिड से। पिक्रिक एसिड एंड ये स्क्वायरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये स्क्वायरिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है स्क्वायरिक एसिड। अब ये स्क्वायरिक एसिड में ऐसा क्या होता है देख लो, ये स्क्वायरिक एसिड कुछ ऐसा दिख रहा है, OH, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड। अगर ये H+ डोनेट कर दिया तो ये कंजुगेट बेस बन गया, ये कंजुगेट बेस बन गया। अब देखो ये कंपाउंड जो है यहां पे इस साइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव, ये इस साइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव। ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। इनको जनरली क्वासी एरोमेटिक में हम पढ़ते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, ये H+ यहां से रिलीज होगा।
फिर से ये नेगेटिव आएगा, फिर से ये नेगेटिव यहां पे आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि ये दोनों ऑक्सीजन में इजीली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसीलिए स्क्वायरिक एसिड का भी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। और पीके वैल्यू भी देख सकते हो तुम लोग 1.5, इसका 0.4, इसका -3। सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, उसके बाद पिक्रिक एसिड, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड। कोई ट्रिक व्रिक नहीं, ध्यान रखना बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से तुम लोग कर पाओगे क्वेश्चन। पहले आया सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आया पिक्रिक एसिड, उसके बाद आ गया स्क्वायरिक एसिड, उसके बाद आ गया ये था ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद आ गया डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो ये 2,6 डाइनाइट्रोफिनॉल हो सकता है, या तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका एसिड, इसका पीके वैल्यू 3.71, इसका पीके वैल्यू 4.0, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसा क्यों? पहले OH नेगेटिव, OH से OH निकलने के बाद पहले यहां पे तो थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट ये H+ निकलने के बाद ये दोनों साइड से -m लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? -m, और ये -I भी लगा रहे हैं, तो दोनों एक डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए 2,6 डाइनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देन आ गया डाइनाइट्रोफिनॉल, खत्म हो गया, पीके वैल्यू भी देख सकते हो, इसका 3.71, इसका 4.0। उसके बाद आता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एलिफेटिक भी आ सकता है और बेंजोइक एसिड भी आ सकता है। बस ये ट्रेंड ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा, पीके वैल्यू सबसे कम 3.75। देन बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू 4.19। उसके बाद जो भी एलिफेटिक एसिड्स होते हैं, जो भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उसमें अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बट ये नॉर्मल कंपैरिजन है, ध्यान रख सकते हो। पहले आया सल्फोनिक एसिड, देन पिक्रिक एसिड, देन आ गया तुम्हारा स्क्वायरिक एसिड, देन डाइनाइट्रोफिनॉल, देन आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बच्चों, यहां से जेईई में भी क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 इसका फॉर्मूला, इसका पीके वैल्यू 6.37। कोई भी एसिड अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर रहा हूं NaHCO3 के साथ, तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन देता है? एक सॉल्ट फॉर्मेशन देता है, उसके साथ साथ कार्बोनिक एसिड निकालता है। ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होकर H2O CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, नो डाउट, और CO2 का इफरवेसेंस मिलता है हमें वहां से। अगर कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पूछ रहा है हमें कि ये कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं, तो मैं बता सकता हूं ये कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है, इससे अगर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस कंपाउंड का है, तब जाके ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने के लिए उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए कार्बोनिक एसिड से, यानी कि इस कार्बोनिक एसिड से पहले जितने भी एसिड थे वो सारे एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, इसके नीचे जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसको एक बॉर्डर लाइन बोल के मान सकते हो तुम, इस बॉर्डर लाइन को ध्यान रख सकते हो। कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड के बाद क्या आता है? मोनोनाइट्रोफिनॉल। मोनो में सिंगल नाइट्रोफिनॉल। यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंगल नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल तीनों पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीनों नाइट्रोफिनॉल पॉसिबल है। और इसके लिए मैं ट्रिक बोला हूं, पॉम याद रखना, ये बस याद रखने के लिए पॉम याद रखना, यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है, पीके वैल्यू भी कम, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ध्यान से, अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं, ये है फिनॉल, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा है नाइट्रो ग्रुप, यहां पे एक बार लगा है पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, यहां पे एक बार लगा है मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, यहां पे क्या लगा है? मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। पहले देखते हैं कौन सा इफेक्ट लग रहा है। नो डाउट नाइट्रो अगर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे है तो वो नेगेटिव मेसोमेरिक दिखाएगा, मेटा पे मेसोमेरिक नहीं लगता है तो ये लगाएगा -I इफेक्ट।
तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, माइनस आई भी लगाएगा, ये भी माइनस आई भी लगाएगा, ये ओनली माइनस आई लगेगा क्योंकि मेटा पे मेसोमेरिक ऑपरेट ही नहीं होता है। यानी कि इस बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि मेटा का तो सबसे मिनिमम होगा, और वही बता रहा है पीके वैल्यू की, मेटा नाइट्रोफिनॉल का सबसे मिनिमम है। ठीक है, अब ऑर्थो एंड पारा पे तो माइनस एम सेम हो गया, माइनस एम सेम हो गया क्योंकि माइनस एम डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, बट इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहां पे माइनस आई ज्यादा लगेगा, अगर माइनस आई ज्यादा लगेगा तो 1 का ज्यादा होना चाहिए 2 से, 2 का ज्यादा तो है 3 से, ये सपोज 1, ये है 2, ये 3, तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट ऐसा ऑर्डर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसको नाम दिया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, अगर पकड़ के रखा है तो H+ रिलीज डिफिकल्ट हो गया, अगर H+ रिलीज डिफिकल्ट हो गया तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए पारानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसीलिए ध्यान रख लेना ये वर्ड पॉम, यानी कि पारानाइट्रोफिनॉल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देन मेटानाइट्रोफिनॉल, ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और इन ये किससे ज्यादा होगा, फिनॉल से ज्यादा होगा, फिनॉल का पीके वैल्यू 10 के। और इसी फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोल के भी बोला जाता है, कभी कभी ये पूछा गया है, कंपैरिजन करवाया गया है 4 कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसमें कार्बोलिक एसिड भी लिख दिया होगा, तो कार्बोलिक एसिड को ध्यान रख सकते हो तुम लोग, फिनॉल बोलते हैं। अब उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसका आता है, एमोनियम आयन का आता है, उसके बाद एमोनियम आयन का आता है। एमोनियम आयन का क्यों आता है, क्योंकि ये यहां से H+ डोनेट कर सकता है इजीली, इसीलिए एमोनियम आयन का ज्यादा आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद मिथेनॉल का ज्यादा आता है वाटर से, वाटर का ज्यादा होता है अल्कोहल से, ये जस्ट कंपैरिजन अभी बताया था, ये बस ध्यान रखना तुम्हें, मिथेनॉल का ज्यादा आता है, इसका वैल्यू होता है 15.5, और इसको कार्बिनोल बोल के बोला जाता है, इसको कार्बिनॉल बोल के बोला जाता है मिथेनॉल को, कार्बोलिक एसिड कार्बिनॉल, इसमें भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, स्टिल इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड, ध्यान रख सकते हो इस बात को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, ये कार्बिनॉल अगर हो गया, ये कार्बिनॉल का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वाटर से, वाटर का पीके वैल्यू भी देख सकते हो 15.7, इसका 15.5, लेस पीके वैल्यू मोर एसिडिक, यानी कि ये मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, ये पॉइंट ध्यान रखना, एक्सेप्ट मिथेनॉल, बाकी सारे अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है। उसके बाद अल्कोहल का ज्यादा होता है अल्काइन से, अल्काइन का ज्यादा होता है एमोनिया से, एमोनिया का ज्यादा होता है एल्कीन से, एल्कीन का ज्यादा होता है एल्केन से। ये पूरा हो गया ट्रेंड, सब कुछ इतना ही ध्यान रखना पड़ता है बच्चों तुम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए। सब कुछ फिर से बोल रहा हूं, समरी करके ध्यान से सुनना। अगर कोई भी एसिड है तो वो एसिड डिसोसिएट होके कंजुगेट बेस बनाता है, और हमें पता है इसका जो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के से नाम के जानते हैं। के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कंजुगेट बेस रहता है। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ रहा है, के का वैल्यू बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब बहुत सारे फैक्टर देंगे, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। उसके बाद देखे थे अगर सिर्फ इंडक्टिव बेसिस पे लग रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे DNP रूल लगता है, डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज कंपेयर टू नंबर एज कंपेयर टू पावर। ये हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आए थे ऑर्थो इफेक्ट के केस में, अगर कभी भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में जनरली, तब ऑर्थो इफेक्ट लगाना है, और ऑर्थो इफेक्ट लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ऑर्थो इफेक्ट जब जब लगेगा तब तब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और एक फैक्टर पढ़े थे जो कि था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वो कंजुगेट बेस को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जनरली OH ग्रुप के साथ ये देखा जाता है, और उस एसिड का करेस्पॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ऑर्थो इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद नॉर्मल इफेक्ट देखना है, उस एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेसोमेरिक के थ्रू भी विड्रॉ कर सकता है, इंडक्टिव के थ्रू भी विड्रॉ कर सकता है, और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी विड्रॉ कर सकता है।
अगर नेगेटिव इंडक्टिव, नेगेटिव मेसोमेरिक, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं होता, ओनली इंडक्टिव देखना है। तब हो गया ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे जिसमें कि जेईई नीट और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।